हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, पार्ट 13 में आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, वहाँ आपको इसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिर ये चैन पिल पवेलियन की तरफ निकल जाता है और जाते हुए रास्ते में सोचता है कि 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर हम अपना सारा स्पिरिट जेड लिक्विड्स को भी बेच दे तो भी इतना अमाउंट जमा नहीं होगा। ऊपर से अगर वैन बाओ पवेलियन को बेचेंगे तो वो इसका सिर्फ आधा ही प्राइस देंगे, और अगर हैंग यू डिसाइपल्स को बेचे तो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। पर इसके वजह से मेरा स्पिरिट जेड नाइटिंग मतलब कि स्पिरिट जेड रिफाइनर का आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा, और इतना जल्दी हम अपना एल्कमी होने का आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। इसी के साथ ये चैन वैन बाओ पवेलियन पहुंच जाता है, जिसे देखकर एल्डर जूफू बोलते हैं कि तुम आ गए। तो ये चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, हम आ गए, और जूफू के पास जाकर अपने लोमड़ी वाले स्माइल के साथ उन्हें पोंटने की कोशिश करने लगता है। तो जूफू बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो और बताओ तुम्हें क्या बोलना है। तो ये चैन बोलता है, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा पैसे उधार चाहिए। जिसे सुनकर जूफू पूछते हैं कि पैसे कितने चाहिए। तो ये चैन बोलता है 3 लाख। ये सुनकर जूफू को इतना बड़ा झटका लगता है कि वो अपना मुंह का सारा पानी ये चैन के मुंह पर ही फेंक देते हैं, और एक मॉन्स्टर की तरह चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 3 लाख, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें ऐसा भी भला क्या लेना है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पैसे चाहिए? तो ये चैन डरते हुए बोलता है, मुझे कुछ खरीदना है। तो जूफू बोलते हैं, आगे बोलो, भला ऐसा भी क्या है जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है? तो ये चैन बोलता है कि मुझे एक पपेट लेना है। तो जूफू बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम एक पपेट के पीछे इतना पैसा खर्च करना चाहते हो? तो ये चैन बोलता है, मुझे सिर्फ उस पर रिसर्च करने का क्यूरियोसिटी है, इसलिए। तो जूफू बोलते हैं, सिर्फ 10,000, इससे एक स्पिरिट स्टोन भी ज़्यादा नहीं, और उसके मुंह पर पैसे से भरा बैग दे मारते हैं और बोलते हैं, जब पैसा आ जाए तो याद से लौटा देना, और उसे डांटते हुए भगाने लगते हैं वहाँ से, और बोलते हैं, निकल जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? तो ये चैन डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इधर यूवर बाहर से ये सब देखकर और सुनकर बस हंसे जा रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था ये चैन को इस हालत में देखकर। फिर ये चैन वहां से निकल जाता है और बोलता है, ये ओल्ड मैन कितना बड़ा वुल्फ है, और अपना पिछवाड़ा को सहलाने लगता है जाते हुए भी इसके पिछवाड़े को जूफू एक डोज दे दिए थे। इधर यूवर उसे देखकर अभी भी हंसे जा रही थी, जिसे देखकर ये चैन बहुत शॉक हो जाता है। पर तभी यूवर अचानक से एक पैसे से भरा बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है कि मेरे पास बस इतना ही है, और जबरदस्ती उसे वो बैग पकड़ा देती है, और वहां से जाते हुए बोलती है कि मुझे पैसे लौटाना मत भूलना। और जब ये चैन उस बैग को खोलकर देखता है तो शौक ही हो जाता है, क्योंकि उस बैग में 7,08,000 स्पिरिट स्टोन्स थे, और साथ ही कुछ स्पिरिचुअल लिक्विड्स भी। जिसे देखकर ये चैन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सिस्टर यूवर तो काफ़ी जनरस है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वेपन पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर ये चैन को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मेरे बच्चे, काफ़ी लंबा टाइम हो गया तुम्हें देखे। तो ये चैन ब्लश करते हुए बोलता है कि हाँ, थोड़ा कल्टीवेट करने में बिजी थे। वैसे एल्डर, मैंने सुना है कि आपके पास पपेट्स हैं। तो एल्डर पूछते हैं कि हाँ है, तो क्यों, तुम्हें चाहिए? तो ये चैन बोलता है कि हाँ, रिसर्च के लिए। तो एल्डर बोलते हैं, एक ह्यूमन साइज पपेट के लिए 3 लाख स्पिरिट स्टोन्स लगेगा। क्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं? वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हें देने के लिए, थोड़ा बिजी है, तो जल्दी बताओ। तो ये चैन उन्हें 2 पैसे से भरा बैग दे देता है, जिसे देखकर एल्डर शॉक हो जाता है, और फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ आने को बोलते हैं और एक रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ 6 ह्यूमन साइज का पपेट्स था, और उस रूम में अंधेरा होने की वजह से एक मोती का यूज़ कर रहे थे, जिससे काफ़ी रोशनी प्रोड्यूस हो रहा था।
फिर ये चैन को उनमें से किसी एक को चूज करने बोलते हैं, जिसे ये चैन टच करके उसके क्वालिटी को चेक करने की कोशिश करने लगता है और बोलता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है चूज़ करना। फिर फर्स्ट पपेट को एग्जामिन करके बोलता है कि कुछ मिसिंग है इसमें। फिर जैसे ही दूसरा को देखता है तो डर ही जाता है और बोलता है इसे कौन कब्र से बाहर निकाला, अगर हम इसे चूज़ किए तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाना है। फिर उसका नज़र एक और पपेट की तरफ जाता है जिसे देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। वो एक लड़की का पपेट था जिसे देखकर उसके अंदर का ठरकी जाग जाता है और मन में सोचता है कि अगर हम इसे ले ले तो दिन भर मेरा मूड काफ़ी अच्छा रहेगा इसे देख देख कर। इधर एल्डर इससे पूछते हैं कि क्या तुमने चूज़ कर लिया, मेरा काउंटर खाली है और वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी करो। तो ये चैन बोलता है कि मुझे इसे लेना है। तो एल्डर अपने नाक में उंगली करते हुए बोलते हैं कि तुम चाहो तो अभी भी कोई और पपेट ले सकते हो। तो पूछता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। तो एल्डर बोलते हैं इसका फंक्शन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो ये चैन उसके ब्रेस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो पूरे कंप्लीट दिख रहे हैं। गजब ठरकी है। इधर एल्डर ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उसका दिया हुआ पैसा उसके मुंह पे दे मारते हैं और बोलते हैं कि तुम एक पपेट के लिए भी ऐसा सोचते हो, तुम इंसान ही हो ना ठरकी। तो ये चैन खुद को बचाते हुए बोलता है कि हम बस मजाक कर रहे थे, इतना क्यों भड़क रहे हैं ओल्ड मैन। तो एल्डर बोलते हैं तुम अभी क्या देख कर बोल रहे थे। तो ये चैन बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो बस ये बोल रहे थे कि आप कितने एलिगेंट एंड जेंटलमैन हैं। तो एल्डर उसके हाथ से दोबारा से पैसे वाला बैग छीन लेते हैं और बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम पहले ही काफ़ी बोल चुके। तो ये चैन पपेट को देखते हुए बोलता है कि तो ये अनफिनिश्ड है, हाँ, पर ऐसा क्यों। तो एल्डर बोलते हैं कि इसका एक शोल्डर नहीं है, बस इसका मटेरियल ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम कोई और पपेट ले लो। तो ये चंद बोलता है कि नहीं, मुझे यही चाहिए। अगर अब जब ये इनकम्प्लीट है तो आपको इसके लिए 50,000 प्राइस कम लेना चाहिए। तो एल्डर इसके लिए मान जाते हैं और उसे एक पेपर देते हुए बोलते हैं कि इसमें तुम अपना ब्लड और सोल पावर डालो और इस पपेट के आईब्रो के बीच में रख दो। तो ये चैन ऐसा ही करता है और देखते ही देखते वो पेपर पपेट के अंदर चला जाता है। फिर ये चैन और पपेट के आपस में कनेक्शन बन जाता है, जिसे देखते हुए ये चैन बोलता है कि ब्यूटीफुल पपेट, अब से तुम मेरी हो। फिर वो इस पपेट को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडपा ये चैन से पूछते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। तो ये चैन बताता है कि ये एक पपेट है। तब ग्रैंडपा बताते हैं कि पपेट्स को हैंग यू के सेक्ट के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक मर्डर वेपन है, जिसे बहुत ही प्रोफाउंडली स्पेशल टेक्निक से बनाया गया है। इसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं और ये किसी भी टारगेट का तब तक पीछा करते रहते हैं जब तक उसे मार ना दे। ये कितना अच्छा है ना। तो ये चैन भी बस मुस्कुरा देता है। फिर हुआ से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो हुआ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये चैन बोलता है कि चलो अच्छा है, तो अब जरा दिखाओ मुझे कि इस डिसाइपल का कल्टीवेशन कितना स्ट्रांग हुआ है, चलो इससे फाइट करो। फिर हुआ भी इसकी बात मानते हुए पपेट पर अटैक कर देता है, जिससे पपेट एक्टिवेट हो जाती है और हुआ पर अटैक कर देती है, जिससे हुआ काफ़ी पीछे फेंका जाता है। पर हुआ हार नहीं मानता और दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिससे पपेट आराम से डॉज कर लेती है। इधर ये चैन सोचता है कि ये पपेट काफ़ी स्ट्रांग है, साथ ही एक हाथ ना होने पर भी ये काफ़ी फुर्तीली है और इसका अटैक और डिफेंस भी काफ़ी हाई लेवल का है। भले ही इसके पास कोई भी मिस्टिक टेक्निक्स नहीं है, पर फिर भी इसके मूवमेंट्स काफ़ी तेज़ हैं। इधर पपेट हुआ को धोए जा रही थी, जिसे देखकर ग्रैंडपा येचन से बोलते हैं कि सिर्फ कल्टीवेट करने से कुछ नहीं होगा, हुआ को रियल में फ़ाइट करना होगा। सिर्फ लगातार फाइट करने से ही हम खुद को और अपने फाइटिंग एबिलिटीज़ को ट्रेन कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रास्ते पर बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, पर आपको सिर्फ तभी मोटिवेशन मिल सकता है जब आप पर प्रेशर पड़े। इधर पपेट हुआ को एक चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुक्का मार देती है, जिससे बेचारा का हालत ही बुरा हो जाता है। फिर ग्रैंडपा वहाँ से
बोलने लग जाते हुए बोलने लगते हैं कि हम ये सब नहीं देख सकते, मुझ में इतना हिम्मत नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का समय दिखाया जाता है जहाँ येचन हुआ को हील कर रहा था। फिर उससे बोलता है कि पपेट्स का एबिलिटी ह्यूमन वर्ल्ड में बिल्कुल सेमलेस है, भले ही वो हार ही क्यों ना जाए। तो हुआ जोश में आते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा और ना ही हम उससे डरते हैं। क्या हम उससे दोबारा लड़ सकते हैं कल? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उससे लड़ते हुए काफ़ी सारे न्यू टेक्निक सीख सकते हैं। फिर ईगल को दिखाया जाता है जो बड़ी गौर से पपेट को देख रहा था और पपेट से निकलता हुआ ऑरा उससे काफ़ी इम्प्रेस कर रहा था। फिर येचन उस पपेट को अपने रूम में ले आता है और बहुत खुश होते हुए उसके चारों तरफ एक मक्खी की तरह मंडराने लगता है और उसे बोलता है कि अब से तुम्हारा नाम जी जुआन है, अब से हम तुम्हें इसी नाम से बुलाया करेंगे। यह कितना कूल साउंड कर रहा है ना। फिर अपने फायर को रिलीज करते हुए उसके अंदर डाल देता है और बोलता है कि तुम्हारा मटेरियल पहले से ही काफ़ी अच्छा है, अगर इसमें हम अपना हीट को ऐड कर दें तो तुम फ्यूचर में ज़रूर मेरे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होगी। फिर कुछ टाइम इस तरह इसे टेम्पर करने के बाद दिखाया जाता है कि इस बेचारी के भी चेहरे में दर्द वाला एक्सप्रेशन देखा जा सकता है इस प्रोसेस की वजह से। फिर कुछ टाइम के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जो देखकर येचन काफ़ी खुश हो जाता है। फिर येचन थोड़ा सीरियस होते हुए उससे बोलता है कि चलो ज़्यादा ना सोचते हुए साथ में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। इसी के साथ इन दोनों का फाइट शुरू हो जाता है, जिसमें पहला स्ट्राइक करते हुए पपेट येचन को हिट करने का कोशिश करती है, पर येचन उसे आराम से डॉज कर लेता है। फिर येचन स्ट्राइक करता है, बट सेम पपेट भी उसे डॉज कर लेती है और ग्राउंड पर एक हाथ रखते हुए बड़ा स्टाइल से अपने पैर से येचन को लो किक मारने का कोशिश करती है, पर येचन उछलते हुए उसे डॉज कर लेता है। फिर पपेट एक जंप करते हुए ऊपर जाने लगती है, पर येचन अचानक ही उसका पैर पकड़ लेता है और उससे बहुत तेज़ी से चारों तरफ घुमाने लगता है और बोलता है हम तुमसे नहीं डरते, और उसे बहुत ऊपर फेंक देता है। पर येचन अचानक ही उसके ऊपर आ जाता है और अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोलता है कि चलो अब नीचे चला जाए। पर इससे पहले येचन उस पर अटैक कर पाता, पपेट उसे सरप्राइज देते हुए बहुत ही स्पीड से उसके चेहरे पर एक चांटा दे देती है, जिससे वो पीछे फेंका जाता है और इसी के साथ वो दोनों नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तब येचन सोचता है कि हम लेफ़्ट साइड को डिफेंड करना ही भूल गए और मुस्कुराते हुए सोचता है कि मुझे सच में एक ट्रेजर मिल गया, और दोबारा से दोनों जंप करते हुए क्लोज कॉम्बैट शुरू कर देते हैं, जिसमें येचन पपेट से बहुत पिटता है। कभी पपेट उसके पेट में एक लात मार देती है, तो कभी उसके सिर पे एक टपली बजा देती है, तो कभी उसका बाल से पकड़ते हुए उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे येचन दर्द से तड़पने लगता है। और इसी के साथ ये लोग रात भर एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं और एट द एंड येचन उसके सामने घुटनों के बल बैठकर दर्द से तड़पते हुए उसे रुकने के लिए बोलता है और इसी के साथ फाइट को ख़त्म करता है और अपने पॉट को निकालकर उसमें से स्पिरिट लिक्विड को पीने लगता है और सोचता है कि क्या ये मेरे सोल पावर के वजह से इतना चेंज हो गई है, शायद इसलिए ये इतना स्ट्रांग बन गई है। गाइज यहाँ बता दूँ, जब येचन इस पपेट को रिपेयर कर रहा था तब इसका सोल पावर भी इस पपेट में चला गया था। इसी के वजह से ये पपेट पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग बन गई है। और फिर खड़ा होते हुए उससे बोलता है कि सारा दिन काला कपड़ा पहनकर घूमती रहती है जैसे कि कोई किलर हो, तुम अच्छी नहीं दिख रही इसमें, तो चलो तुम्हारा ड्रेस चेंज किया जाए। और इसी के साथ अपने बैग में उसके लिए एक अच्छा सा कपड़ा ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद एक वाइट कलर का ड्रेस उसे मिलता है, जिसे वो निकाल कर अपने पपेट को दिखाने लगता है और बोलता है कि ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, चलो अब मैं तुम्हारे ड्रेस को चेंज कर देता हूँ। और जैसे ही ड्रेस चेंज करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके मन में ख्याल आने लगता है कि क्या ये ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो जाएगा, ऐसा तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर ये ठीक नहीं लग रहा। पर तभी अपने दोनों हाथों से कान बंद करके चिल्लाते हुए खुद से बोलने लगता है कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, और फिर गुस्सा में बोलता है कि मैं किसी और को बोलूँगा तुम्हारा ड्रेस चेंज करने के लिए, तो चलो दोबारा से फाइट शुरू करते हैं।
ये सुनकर पपेट जंप करते हुए बहुत तेजी से येचन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, जिसे देखकर येचन सोचता है कि इसका स्वॉर्डमैनशिप भी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इसमें प्रोफाउंड आर्ट को परफॉर्म करने का काबिलियत आ जाए तब तो इसका स्वॉर्डमैनशिप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। और मुस्कुराते हुए उसके स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से रोकता है और उसे पीछे ढकेल देता है, जहां मौका पाकर पपेट दोबारा से उस पर अटैक कर देती है, जिसे ये चैन डॉज कर लेता है। इसके बाद दोबारा से इन दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जहाँ ये चैन उसके पंच को रोकते हुए जोश में बोलता है कि यहाँ तुम्हारा कमजोरी है, और गलती से उसका स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा जगह को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। पर फिर भी फाइट कंटिन्यू रहता है और पपेट उसके चेहरे पे एक पंच मार देती है जो उसे बहुत तेज लगता है। फिर पपेट उसके पैर पे अटैक करती है, जिसे ये चैन डॉज कर लेता है और एक हैंड को ग्राउंड पर रख कर अपने फायर को रिलीज कर देता है। पर इससे पहले वो पपेट को हिट कर पाए, उससे पहले ही पपेट उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसके वजह से उसका दर्द से हालत ही बुरा हो जाता है। और जैसे पपेट उसे चाटा मारने के लिए आगे बढ़ती है तो ये चैन पीछे हटते हुए उसे रुकने के लिए बोलने लगता है। ये सुनकर पपेट रुक जाती है और ये देखकर ये चैन घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है और बोलता है कि मैया गे, मर गए हम। और बैठकर सोचने लगता है कि इसका हाथ कितना हार्ड है। फिर इसका चेहरा दिखाया जाता है, जहां पपेट के मार के वजह से इसका एक आंख काला पड़ गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहां फैटी ये चैन से बोल रहा था कि अपना शकल देखो, किसने तेरा ये हाल किया, कुत्ते की तरह पीटा है तुझे। जिसे सुनकर ये चैन चिढ़ते हुए बोलता है कि चुप कर कुत्ते। तभी फैटी की वाइफ और फैटी का ध्यान पपेट की तरफ जाता है, जिसे देखकर फैटी पूछता है कि तुमने सच में पपेट खरीद लिया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो ये चैन चिढ़ते हुए बोलता है कि ना, हम खरीदे नहीं, चोरी किए हैं। इधर फैटी का तो लार टपकने लग गया है पपेट की खूबसूरती को देखकर, और बोलता है कि ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल एक परी के जैसी। और एक डॉगी की तरह चलता हुआ उस पपेट के और करीब चला जाता है। ये सब देखकर फैटी की वाइफ का तो पारा ही चढ़ जाता है और गुस्से में पूछती है कि कितनी खूबसूरत। जिसे सुनकर फैटी होश में आ जाता है और डरते हुए अपनी वाइफ की तरफ देखता है, जहां उसकी वाइफ एक खतरनाक भूतनी बनकर उसको डोज देना चालू कर देती है, जिससे चारों तरफ फैटी के दर्द भरे चीखों से गूंज जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चैन बचाओ, लग रहा है मुझे। नो नो मम्मी। इधर ये चैन तो इसके साथ ये सब होता देख बहुत खुश हो रहा होता है। पर कुछ देर बीतने के बाद ये चैन फैटी की वाइफ से बोलता है कि रुजवान, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ पपेट के कपड़े बदल दो। जिसे सुनकर रुजवान पपेट को लेकर एक रूम में जाने लगती है और जाते हुए फैटी से बोलती है कि दूसरों से सीखो कुछ। जिसे सुनकर ये चैन फैटी के मजे लेते हुए बोलता है कि चलो अच्छे से सीखो मुझसे, ही। तो फैटी अपने कान को सहलाते हुए बोलता है कि तुमसे सीखे, एक बड़ा होंठ, बड़ा मुंह और पांडा जैसे आंख वाले से। जिसे सुनकर ये चैन अपना चेहरा छुपाने लगता है। फिर फैटी मजे लेते हुए पूछता है कि ये वैसे तुम्हें किसने इस तरीके से मारा, ये तो बिल्कुल भी छोटा चोट नहीं है। तो ये चैन खुद को बचाते हुए बोलता है कि मैंने खुद से ही खुद को मार लिया। पर फैटी का मुंह देखकर समझ जाता है कि इसको सब पता चल गया है, तो खुद को बचाते हुए बोलता है कि मेरा पिटने का कोई इरादा नहीं था, पहली बार में तो तुम भी पिटा होगा। तभी दरवाज़ा खुलता है और कोई बाहर आता है, जिसे देखकर फैटी और ये चैन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। ये कोई और नहीं, हमारी ब्यूटीफुल पपेट ज़ीज़वान है, जो सच में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। पर तभी रुज़वान मीन्स फैटी की वाइफ फैटी के सामने आते हुए उसके आँख को अपने हाथ से ढक देती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल एक सूअर की तरह दिख रहे हो, इसलिए तुम इसे मत देखो, ये तुम्हारी नहीं है। पर तभी रिजवान ये चैन से पूछती है कि वैसे इसका एक हाथ क्यों नहीं है। जिसे सुनकर फैटी ये चैन पर भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है एक हाथ का कमी होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा कमी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो बताओ मुझे, तुम्हें ऐसी अच्छी लग रही है क्या देखने में, इसे बेच दो मुझे। जिसे सुनकर ये चैन भड़क जाता है
और बोलता है कि अगर तुम इसे फाइट में हरा दो तो मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। जिसे सुनकर फैटी शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में। इधर येचन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था ये सोचकर कि साले भैंसे, अब देख तू मेरा बदला। इधर फैटी तो बहुत खुश हो रहा होता है ये सुनकर, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहा था और बोलता है कि हम अभी बहुत गुस्से में हैं, इसे तो बहुत आराम से हरा देंगे। और जी जुआन की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि लेट्स फाइट। पर इससे पहले कि फैटी कुछ कर पाता, जी जुआन उसके मुंह पे एक जोरदार चाटा जड़ देती है जिससे बेचारा फैटी का पोपट बन जाता है। यही से उसका पिटाई का जर्नी शुरू हो जाता है, जहां जी जुआन के मार के वजह से सिर्फ फैटी के दर्द भरे आवाज ही गूंज रहा था, जिसे देखकर येचन बहुत खुश हो रहा था और रुजवान बहुत शॉक हो रही थी ये सब देखकर। और येचन से पूछती है कि ये एक ह्यूमन लेवल की ब्यूटीफुल पपेट है, वो भी एक बिना हाथ के, पर फिर भी इतना स्ट्रेंथ, क्या सच में ये ह्यूमन लेवल की है। तभी येचन बोलता है कि यस, ये ह्यूमन लेवल की ही है, जस्ट लाइक अ रियल वन। तभी फैटी के पिछवाड़े पे एक किक पड़ता है जिससे वो उड़ते हुए जमीन में गिरता है, जिसके वजह से जमीन में गड्ढा हो जाता है। और फैटी दर्द से कराहते हुए बोलता है कि ये कितनी निर्दयी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक रूम में दिखाया जाता है जहाँ फैटी दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है कि मम्मी, ये कितनी निर्दयी है, ये कोई ह्यूमन लेवल की पपेट नहीं है। इसी तरह कुछ देर तक रोने के बाद फैटी पूछता है कि ये सच में ह्यूमन लेवल की पपेट नहीं है ना। तो येचन जवाब देता है कि मुझे पता नहीं, पर ह्यूमन लेवल पपेट्स ऑलरेडी सिंपल आर्केन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और उनके अंदर ट्रू की भी सील होता है जो आर्केन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए सपोर्ट करता है। फिर रिजवान बोलती है कि मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है ड्रेस चेंज करते टाइम, इसके अंदर कोई ट्रू की नहीं है, ये काफ़ी अजीब बात है। तभी फैटी बोलता है थोड़ा आराम से करो ना, दर्द हो रहा है। तो रुजवान बोलती है हिलो मत। फिर येचन बोलता है मिस रुजवान, आप पपेट्स के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। तो रुजवान हंसते हुए बताती है कि उसके मास्टर पहले से ही पपेट्स रिफाइन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इसलिए पपेट्स के बारे में कई बार कई चीज़ें उनसे सुनी है, जिस वजह से उसको कुछ आइडिया है इसके बारे में। और बोलती है अगर तुम अपने पपेट को मेरे मास्टर को दिखाने के लिए दो तो शायद मैं तुम्हें और भी कुछ बता सकूं। तो येचन बोलता है ओके, हम लोग आउटर सेक्ट कंपटीशन के बाद इस बारे में बात करेंगे। फिर फैटी बोलता है वैसे मैंने सुना है कि आउटर सेक्ट कंपटीशन में सभी के पास एक चांस होगा इनर डिसाइपल बनने का। तो येचन शॉक होते हुए पूछता है कि क्या सच में। तो फैटी बोलता है कि हाँ, क्योंकि लास्ट आउटर सेक्ट कंपटीशन में बहुत सी अजीब चीज़ें हुई थी, जितने भी आउटर सेक्ट के स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स थे वो सभी हार गए थे। ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर थे, बस बात इतना सा है कि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक डिसाइपल मिल गया था जिनसे उन सभी का फाइट हुआ था और वो सभी हार गए थे। पर अजीब बात यही है कि उनसे भी जो लोग कमज़ोर थे उन सभी को इनर डोर डिसाइपल बना लिया गया, पर जो लोग स्ट्रांग थे उन सभी को सेलेक्ट नहीं किया गया। ये कितना अजीब है ना। और तो और मैंने ये भी सुना है कि कई स्ट्रांग पेयर्स में लड़े थे जिस वजह से वो सभी लोग हार गए थे। तो येचन अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि लक भी स्ट्रेंथ का ही पार्ट है। वैसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग उस खतरनाक डिसाइपल से ना मिले कंपटीशन में। फिर सीन शिफ्ट होता है और कियान कुन फाइटिंग स्टेज को दिखाया जाता है, जहां येचन हुआ से बात करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारा किसी स्ट्रांग ओपोनेंट से सामना हो तो खुद को ज़्यादा पुश मत करना और सरेंडर कर देना। हम तुमसे इस बार कुछ नहीं बोलेंगे, बस यहाँ का एटमॉस्फेयर को फील करो। फिर एक गेट ओपन होता है जिसमें से रेन यांग पीक के डिसाइपल्स अंदर आने लगते हैं, जहाँ कियाओ ये चैन को देखकर मन में सोचता है कि अभी सिर्फ कुछ ही दिन बीते हैं पर ये अभी भी जिंदा है, यहाँ तक कि फाइट भी करने आ गया। लगता है इसका हाथ अभी तक टूटा नहीं है। फिर डिसिप्लिन हॉल के मेंबर्स लोग भी अंदर आ जाते हैं, जिसका मेन डिसाइपल झिपिंग है, जिसे देखकर ये चैन सीरियस हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इसी का एक चेहरा है जो मेरे से अभी तक पिटा नहीं है। कोई बात नहीं, तुझे आज नहीं तो कल पक्का मार डालेंगे। फिर तभी एक हॉल, 2 गार्डन्स, 3 पीक्स और 8 पवेलियंस के मास्टर्स भी वहां आ जाते हैं।
फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर ये चेन सोचता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना स्ट्रेंज है। फिर अपने बगल में बैठे हुए डिसाइपल को देखकर सोचता है कि इसका कल्टीवेशन भी क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, ये पक्का बहुत स्ट्रांग डिसाइपल होगा जिससे डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मुझे तो इससे डील करने का कोई तरीका भी नहीं पता अभी तक। तभी इनर डोर के 3 मास्टर्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर ये चंद सोचता है कि ये लोग भी यहाँ आ गए, क्या आउटर सेक्ट कंपटीशन को हैंग्यू इतना इम्पोर्टेंस देता है। तभी चूजवान ये चैन को देखती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें टेस्ट दिया है, उसके बारे में भूलना मत। जिसे सुनकर ये चैन मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ याद है मुझे, डोंट वरी। गाइज यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। ऑथर कन्नॉट का नाम कभी चूजवान लिखता है तो कभी कन्नॉट। तो अगर हम कभी भी इन दोनों में से कोई भी नाम ले तो समझ जाइएगा कि हम ये चैन की मास्टर का नाम ले रहे हैं। वैसे अब से हम इन्हें चूजवान ही बोला करेंगे। तभी कोई आसमान की तरफ अपना की छोड़ता है जो सीधा जाकर एक सर्कल को हिट करता है, जिसमें से 2 स्पॉटलाइट निकलता है, जिसे देखकर सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं कि ये किसे चूज करेगा। और सडनली वो स्पॉटलाइट कीयून और हुआ की तरफ चला जाता है, जिसका मतलब है कि फर्स्ट फाइट के लिए इन दोनों को सेलेक्ट किया गया है। जिसे देखकर आसपास के डिसाइपल्स बात करने लगता है कि हुआ को चूज किया गया है। इसके लिए ये चैन काफ़ी सफ़र किया है इन दिनों, और अगर इन दोनों का स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो इसका स्ट्रेंथ ये चैन से काफ़ी कम है। इधर ये चैन हुआ को कंसोल करते हुए बोलता है कि मतलब संतावना देते हुए कि तुम फिक्र मत करो और अपना बस बेस्ट देना। तो हुआ ये सुनकर कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हम बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं और हम बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। अगर मेरे बिग ब्रदर इसके भाई को हरा सकते हैं तो हम भी इसको हरा सकते हैं। इसी के साथ कीयून और हुआ दोनों स्टेज पर आ जाता है, जहां कीयून हुआ से बोलता है कि आज का दिन को इस तरह क्यों वेस्ट कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से पीटा था और साथ ही तुम्हारा दांत तक तोड़ दिए थे। तो हुआ बोलता है कि इतना सारा बकवास क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें मुझे हिट ही करना है तो चलो आगे बढ़ो। फिर अचानक से अपने रॉड से कीयून की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से अगर तुम्हें फाइट नहीं करना तो। जिसे डॉज करते हुए कीयून बोलता है कि बहुत सारे कमियां हैं तुम्हारे अटैक्स में, और एक पाम अटैक कर देता है हुआ को, जो डायरेक्टली हुआ को हिट कर जाता है। पर हुआ भी टाइम रहते हुए टर्न हो जाता है, जिस वजह से वो हिट उसके पीठ पर पड़ता है, जिसके वजह से उस अटैक का इम्पैक्ट उस पर कम होता है और उसे ज़्यादा चोट नहीं आता। और तेज़ी से वहाँ से निकलते हुए हुआ अपने रॉड से कीयून के पेट पे बहुत तेज हिट कर देता है, जिससे कीयून काफ़ी पीछे फेंका जाता है और उसे बहुत तेज दर्द होता है। और गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने हाथ से पावर को रिलीज करते हुए हुआ को हिट करने का कोशिश करता है। पर हुआ उसे अपने रॉड से रोक लेता है और एक स्टिक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कीयून पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कीयून काफ़ी शॉक हो जाता है और अपने पावर से उसे डिफेंड करने का कोशिश करने लगता है। तभी चूजवान इस फाइट को देखते हुए अपने साथ आए हुए एल्डर से बोलती है कि ये छोटा लड़का से डील करना इतना आसान भी नहीं है। तो वो एल्डर बोलते हैं कि अगर कीयून को हुआ से कंपेयर किया जाए तो हुआ का हार्ट काफ़ी काम है इसके मुकाबले। ये शांत है और काउंटर बैक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तभी हुआ अपने पावर को और बढ़ा देता है, जिसका प्रेशर कीयून और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता। और तभी हुआ को एक ओपनिंग मिल जाता है और अपने रॉड को लेते हुए बहुत तेज़ी से उसके सिर पे अटैक कर देता है, जिसे कीयून लास्ट मोमेंट पर बहुत मुश्किल से रोकता है और पीछे हटते हुए हाँफने लगता है। जिसे देखकर ये चंद मुस्कुराते हुए सोचता है कि टाइगर बेबी, हम तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट कर दिए। इधर कीयून का मास्टर टेलीपैथी का यूज़ करते हुए उससे बोलता है कि हुआ का सारा पावर उसके रॉड में है। जिसे सुनकर कीयून अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि ब्लैक आयरन रॉड, हाँ। तभी एक एल्डर कीयून के मास्टर से बोलते हैं कि कियान यंग, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मतलब कि फाइट के दौरान
तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते। जिसे सुनकर कियान यांग ओके बोलता है। इधर हुआ बहुत तेजी से जंप करते हुए कियून पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर कियून अपने स्वॉर्ड में अपना की रिलीज कर देता है और हुआ के रॉड से हिट कर देता है, जिससे हुआ का रॉड उसके हाथ से छूट जाता है। जिसे देखकर येचन बहुत टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि हुआ सिर्फ रॉड टेक्निक्स का ही प्रैक्टिस किया है, इसके अलावा ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, इसे और कोई टेक्निक्स नहीं आता। इधर कियून काफ़ी खुश हो जाता है हुआ के हाथ से रॉड को छूटते हुए देखकर, और बोलता है कि अब देखते हैं तुम क्या करते हो बिना अपने आयरन रॉड के। ये देखकर तो हुआ भी थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर कियून बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने शॉट से बहुत ही पावरफुल हिट करता है, जो हुआ के पेट में डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिसे देखकर आसपास के डिसाइपल्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हुआ को बहुत तेज हिट हुआ है, उसे पक्का बहुत ज़्यादा इंजरी आया होगा। बिना अपने आयरन रॉड के फाइट बैक करना बहुत मुश्किल होगा इसके लिए। फिर कियून अचानक ही पास आते हुए अपने शॉट से हुआ को हिट कर देता है, जिससे चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि कियून का शॉट हुआ के अंदर घुसा हुआ है और हुआ बिल्कुल स्टेज के किनारे खड़ा है और उसका एक पैर भी हवा में चला गया है, जिसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट स्टेज से गिरने जैसा हो गया है। इधर कियून गुस्से में बोलता है कि क्या अब भी हार नहीं मानना। तभी दिखाया जाता है कि कियून का स्वॉर्ड हुआ के चेस्ट में घुस चुका है, जिससे हुआ दर्द से तड़पते हुए भी उससे बोलता है कि कभी नहीं, और अपने फिजिकल पावर का यूज़ करते हुए उसके स्वॉर्ड पर अपना दोनों हाथों से अटैक कर देता है, जिससे कियून का स्वॉर्ड टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। जिसे देखकर कियून बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। पर तभी हुआ अचानक से उसके कंधे पकड़ते हुए उसके चेस्ट पर बहुत तेज हिट करता है, जिससे कियून दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। फिर हुआ उसका एक हाथ को पकड़कर उसे हवा में उठाकर पटक देता है, जिससे स्टेज पर बहुत तेज धमाका होता है। फिर दिखाया जाता है कि हुआ तेजी से हाँफ रहा है और इधर कियून स्टेज के ऑलमोस्ट अंदर घुसा हुआ था और समहाउ बचा हुआ था स्टेज से लटके हुए। वो कभी भी नीचे गिरकर हार सकता है। ये देखकर तो वहाँ के सभी लोगों का एक्सप्रेशन काफ़ी शॉकिंग हो जाता है। फिर भी वहाँ के डिसाइपल्स आपस में बोलने लगते हैं कि ये टेक्निक तो बिल्कुल येचेन की तरह है, यहाँ तक कि दूसरों को फेंकने का पोस्चर भी बिल्कुल सेम है। ये कियून तो अब खड़ा होने के लायक भी नहीं बचा। तो दूसरा डिसाइपल बोलता है कि तुम खड़ा होने की बात कर रहे हो, वो मरा नहीं, यही बहुत बड़ा बात है। और ये सब येचन चुपचाप से सुन रहा था और तभी अनाउंसमेंट होता है कि हुआ पहला राउंड जीत गया। इसी के साथ हुआ चिल्लाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर, मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर दिखाया जाता है कि हुआ को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, जहां येचन उसका सिर को सहलाते हुए बोलता है कि टाइगर बेबी, तुमने कमाल कर दिया, अब जल्दी से हील हो जाओ। जिसे सुनकर हुआ खुश हो जाता है। इसी की तरह से आगे भी बैटल्स चलता रहता है, जिसमें सेकंड फाइट में कियू जीतता है, तो थर्ड में सूजी, फिर फिफ्थ में फैटी, तो सिक्स्थ में की हाउ, फिर 90 में रूजवान जीतती है और 98 में वी यांग। फिर एक एल्डर जुफू से बात करते हुए बोलते हैं कि भगवान का शुक्र है कि इस साल के आउटर सेक्ट कंपटीशन में कुछ अच्छे डिसाइपल्स भी हैं। तो जुफू हंसते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ब्रदर डाओ जुआन पिछले आउटर सेक्ट कंपटीशन के बारे में सोच रहे हैं। तो एल्डर डाओ जुआन बोलते हैं कि लास्ट आउटर सेक्ट कंपटीशन के बारे में तो बात ही मत करो, इसके वजह से मेरे मास्टर ब्रदर भी मुझसे बात करने के लिए आ गए थे। यहाँ तक कि जब से हेंग्यू सेक्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तब से ये पहली बार था कि इतना वियर्ड आउटर सेक्ट कंपटीशन परफॉर्म हुआ था। तो चू जुआन हंसते हुए बोलती है कि चुप हो जाओ तुम लोग, उस कंपटीशन के बारे में बात तो मत ही करो। अगर आज भी उन ट्रू डिसाइपल्स को रियल बैटल में भेज दिया जाए, तो हम बस इतना ही कह सकते हैं कि वो अब भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। लक भी स्ट्रॉन्ग का ही एक पार्ट है। तो एक एल्डर बोलते हैं कि तुम लोग इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, इस टूर्नामेंट में हमारे पास मौका है उस गलती को सुधारने के लिए। इधर अनाउंस होता है कि 99th फाइट भी सोंगयू सेंग जीत गया और 100th फाइट शुरू किया जाए। तभी येचन पर एक स्पॉटलाइट आकर गिरता है, जिसे देखकर येचन अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि चलो अब मेरा भी टाइम आ गया। तभी येचन देखता है कि उसका ओपोनेंट यिन जिपिंग है, जिसे देखकर वो काफ़ी सीरियस हो जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आज तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम मरने वाले हो।
इसी के साथ वो दोनों स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, जिसे देखकर एटमॉस्फेयर बहुत टेंस्ड हो जाता है, क्योंकि इससे पहले का इंसिडेंट सबको याद आने लगता है जो कुछ भी हुआ था इन दिनों। तभी यिन जिपिंग के दोस्त आपस में बोलने लगते हैं कि यिन जिपिंग ट्रू सन रेल्म के फर्स्ट स्टेज में जा चुका है, उसे कोई भी यहाँ डिफीट नहीं कर सकता। फिर क्या ये चेन कर सकता है? तो दूसरा लड़का बोलता है, दूसरे लोगों का तो नहीं पता, पर ये चेन शायद कर सकता है। जिसे सुनकर सुजू भी सीरियस होकर हाँ में जवाब देती है। तभी मास्टर जी और कियान यंग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि लास्ट टाइम ये चेन ऑलमोस्ट मर ही गया था। फ्रंट डोर के सभी लोग जानते थे कि वहाँ क्या हो रहा था, पर फिर भी किसी ने कोई हिम्मत नहीं किया कुछ बोलने का। तो मास्टर कियान यंग बोलते हैं कि इस बार जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं तो पक्का यहाँ हंगामा होने वाला है। फिर एल्डर डाओ जुआन को दिखाया जाता है, जो चू जुआन से बोलते हैं कि सिस्टर इसे देखिए, ये चेन है। तो चू जुआन भी स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे मालूम है, भला इसके अलावा और कौन हो सकता है जो इतना सेंसेशन इकट्ठा कर सके इस वक्त। फिर मनी मन बोलती है कि ये चेन, मेरा डिसाइपल बनना इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। फिर यिन जिपिंग बोलता है कि मुझसे मिलने का मतलब है कि तुम्हारा नसीब में रोना लिखा हुआ है। तो ये चेन बोलता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा कि किसके नसीब में रोना लिखा है। इसी के साथ वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। फिर पीछे से फैटी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये चैन माँ 14 साले की। इसी के साथ फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ ये चैन थंडर पाम तो यिन जिपिंग जुआन गुआंग का यूज करते हुए एक दूसरे पर अटैक कर देता है। पर इन दोनों का ही अटैक इतना पावरफुल था कि दोनों एक दूसरे से दूर फेंका जाता है। ये देखकर यिन जिपिंग खुश होते हुए बोलता है कि खुद को देखो, और अपना ऑरा रिलीज करते हुए एक अटैक लॉन्च कर देता है, जिसका नाम है रॉयल स्वॉर्ड फ्लाइंग फेरी, जिससे चारों तरफ हजारों स्वॉर्ड्स बाहर निकल जाते हैं, जो सीधा येचन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिसे देखकर येचन भी टियान गैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है, जिससे जमीन से बहुत सारे स्वॉर्ड्स निकलते हुए एक टॉर्नेडो क्रिएट कर लेता है, जिसके चारों ओर यिन जिपिंग का सारा स्वॉर्ड्स गोल गोल घूमते हुए डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर बिना टाइम वेस्ट किए येचन अब मेरी बारी बोलते हुए उस पर अपना स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर जिपिंग जुआन सील्ड क्रिएट करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर येचन का स्ट्राइक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से उसका सील्ड टूट जाता है और जिपिंग पीछे फेंका जाता है। और परेशान होते हुए जिपिंग सोचता है कि इसने मेरा सील्ड तोड़ दिया। इधर एल्डर डाउजुआन ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये चैन सिर्फ ची कंडेंसेशन के 8th स्टेज में है, पर इसका फाइटिंग कैपेबिलिटी तो काफ़ी मॉन्स्ट्रस है। तो चूजवान बोलती है कि मुझे लगता है कि ये चैन ही जीतेगा। तो डाउजवान बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि यिन जिपिंग जीतेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू सन रेल्म के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, तो उसका जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तभी थर्ड एल्डर बोलते हैं कि मुझे भी लगता है कि ये चैन ही जीतेगा। ये सुनकर डाउजवान और चूजवान दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर जीपिंग एक और अटैक रेडी कर लेता है, जिसे देखकर उसके दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो। इधर जीपिंग अपना स्वॉर्ड ऊपर की तरफ उठाते हुए एक अटैक लॉन्च कर देता है, जिसका नाम है थंडरस सेबर स्किल, जिस वजह से उसका स्वॉर्ड एक जाइंट स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चारों ओर थंडर्स लपेटे हुए था, जो किसी थंडर हैमर की तरह येचन पर गिरता है, जिसे अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। पर ये स्ट्राइक का पावर बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से उसे रोकने में बहुत मुश्किल हो रहा था। इधर एक डिसाइपल बोलता है कि ये कितना खतरनाक सीक्रेट टेक्निक है, डिसिप्लिनरी हॉल का डिसाइपल बनना इतना आसान नहीं है। इधर सूजू बहुत ज़्यादा शॉक होते हुए सोचती है कि येचन इस थंडर सेबर अटैक को रोक लिया। इधर जीपिंग भी ये देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम इस अटैक को सरवाइव कर लिए, तो ये लो एक और जैसे ही जीपिंग अटैक करने के लिए जंप करता है, तो येचन उसको बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास एक और चांस है मुझ पर अटैक करने का? जिसे सुनकर जीपिंग कंफ्यूज एंड शॉक दोनों हो जाता है, क्योंकि येचन का स्वॉर्ड बहुत तेजी से उसके तरफ आते हुए दिखता है, जिसे किसी तरह रोकते हुए खुद को बचाता है। पर येचन बिना टाइम वेस्ट किए सडनली से उसके पास आ जाता है और अपने हाथ में फायर को निकालकर एक जोरदार तमाचा मारता है उसके गाल पर, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जीपिंग का मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। फिर अचानक से उसके पीछे आते हुए अपने कोहनी से उसके पीठ पर अटैक करता है, जिससे जीपिंग का आँख ही बाहर
बाहर निकलने को हो जाता है। इधर जीपिंग खुद को बचाने के लिए उसे थोड़ा सा दूर हटता है, पर ये चेन कोई मौका न देते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसके पेट पर मुक्कों का बरसात कर देता है और लास्ट में चिल्लाते हुए एक जोरदार लात उसके मुंह पे मार देता है, जिससे जीपिंग का हालत ही बुरा हो जाता है। ये सब देखकर जीपिंग के दोस्त वहाँ बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये फाइटिंग स्किल दोबारा से। इधर एल्डर डाउजवान भी ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये कितना खतरनाक क्लोज फाइटिंग टेक्निक है। ये चेन अभी सिर्फ ची कंडेंसेशन के 8th स्टेज पर है, फिर भी इतना खतरनाक फाइटिंग स्किल को पोजेस करता है। ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इधर चूजवान भी स्माइल करते हुए बोलती है कि बॉय, तुमने तो मुझे भी सरप्राइज कर दिया। इधर जीपिंग का तो हालत ही बुरा हो चुका था। वो जमीन पर एक लाश की तरह पड़ा हुआ था, जिसके चारों तरफ का जमीन टूट चुका था। तभी उसको मास्टर का आवाज आता है, जो उससे बोलता है कि ये चेन से दूर रहकर फाइट करो। तभी एल्डर डाउजवान गुस्से से देखते हुए जीपिंग के मास्टर को बोलते हैं कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुमने ये दोबारा से किया, फिर मैं सेक्ट को ब्लेम मत करना कि तुम्हारा फेस वैल्यू को इग्नोर करते हुए तुम्हारे डिसाइपल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिसे सुनकर जीपिंग का मास्टर तो डर ही जाता है। इधर जीपिंग ये सुनते ही ये चेन से दूर भागने लगता है, जिसे देखकर ये चेन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग सकते हो, और इसी के साथ अपना फायर और थंडर का पावर को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर जीपिंग काफी शॉक हो जाता है। तभी ये चेन सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन कैंग को यूज करते हुए जीपिंग पर अटैक कर देता है, जो उसे डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिससे जीपिंग का हालत बहुत बुरा हो जाता है। इधर यूवर मन में सोचती है कि यह किस तरह का सीक्रेट टेक्निक है। इसका मतलब ये चेन उस दिन मुझसे लड़ते हुए अपना पूरा पावर का यूज नहीं किया था। इसके पास वाला भी बोलता है कि यह कितना डेडली अटैक है। तभी एल्डर डाउजवान चूजवान से बोलते हैं कि लिटिल सिस्टर, आपकी आंखें काफ़ी अच्छी है जो ऐसा डिसाइपल को चुना है आपने। आउटर स्कूल के डिसाइपल शायद ही इस अटैक को रोक सके। इधर चूजवान भी स्माइल के साथ बोलती है कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। इधर जीपिंग हवा में लटका हुआ था, जिस वजह से ये चेन को दोबारा से वो मौका मिल गया जो इसका फेवरेट है, मतलब कि क्लोज कॉम्बैट। वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसका एक पैर पकड़ लेता है, जिसे देखकर जीपिंग के सारे दोस्त डर जाते हैं और अपने आंखें बंद करते हुए बोलते हैं कि अब मैं आगे जो होने वाला है वो नहीं देख सकता। और इसी के साथ एक भड़ाम से आवाज करता है, और जब स्टेज को दिखा जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो वहाँ कोई ब्लास्ट हुआ हो। फिर कुछ देर बाद जब धुआं हटता है तो दिखता है कि जीपिंग का कुछ दांत टूटा हुआ है और उसका हालत भी ऑलमोस्ट मरा हुआ जैसा हो चुका है। पर ये चेन अभी भी उसका पैर पकड़े हुए है और बोलता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए मेरे फैमिली को हर्ट करने के लिए, और दोबारा से उसे उठा के पटकते हुए इधर उधर चारों तरफ पटकने लगता है पागलों की तरह, और चिल्लाते हुए बोलता है कि तू मरना डिजर्व करता है, तुझे मर जाना चाहिए दूसरों को सताने के लिए। जिसे देखकर चूजवान बहुत सीरियस हो जाती है और सोचती है कि तुम्हें अपसेट देखना पड़ेगा, सोचे नहीं थे। इधर ये चेन अभी भी पटके जा रहा था और पटकते हुए उसे दूर फेंक देता है और एक सीरियस लुक के साथ उसकी तरफ चलते हुए उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मेरे परिवार को हर्ट करने का कीमत यही है। और इसी के साथ अनाउंस होता है कि ये चेन जीत चुका है। इसी के साथ फर्स्ट राउंड खत्म हो गया, पर बिना ब्रेक के ही दोबारा से स्पॉटलाइट येचन पर गिरते हुए सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, जहां येचन को ना हटाते हुए दोबारा से फाइट करने के लिए बोल दिया जाता है, जहां उसका ओपोनेंट जियान वू था, जो इस वक्त ये चेन को देखकर काफी खुश हो रहा था। इधर सभी डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि ये चेन का नसीब सच में बहुत खराब है कि उसे एक के बाद एक ट्रू डिसाइपल्स मिल रहे हैं लड़ने के लिए। जियांग वू यिन जिपिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस वक्त ये चेन बहुत कमजोर है और वो फाइट करने लायक नहीं है। इधर फैटी भी सोचता है कि ये चेन बहुत कमजोर है इस वक्त लड़ने के लिए, क्योंकि उसका बहुत सारा पावर ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। इधर सुजू तो पूरा खुश थी ये सब देखकर, और उसका दोस्त लोग भी हंसते हुए बोल रहा था कि तुम्हें पगलाने का बहुत शौक है ना, तो करो दोबारा से फाइट। इधर चूजवान भी माथा पीटते हुए बोलती है कि ये कितना अनलकी गाय है कि इसको लगातार 2 ट्रू डिसाइपल्स मिल गए फाइट करने के लिए। तभी वो ये चेन से बोलती है कि फाइट मत करो ये चेन, बेटर होगा कि तुम वाइल्ड कार्ड मैच के लिए जाओ। तो जियांग वो हंसते हुए ये चेन से बोलता है कि तुमने सुना ना,
तुम्हें क्या बोला जा रहा है? तो तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम अपना सिर झुकाकर अपना हार को एक्सेप्ट कर लोगे, वरना मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। तो ये चन भी गुस्से में आते हुए बोलता है कि क्या बोला, फिर से बोल। तो जियांग वो बोलता है कि बच्चे, तुम हार मान लो और वापस से वहां चले जाओ जहां तुम जैसे लोगों का जगह है। तो ये चन हवा में जंप करते हुए बोलता है कि चलो तो फाइट शुरू किया जाए। तो जियांग वू भी अपना पावर रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमको रिकवर करने के लिए टाइम देंगे? तभी एक एल्डर बोलता है कि क्या ये रैंग यांग पीक का फर्स्ट ट्रू डिसाइपल सच में ये रिस्क लेने वाला है? तो एल्डर डाउजवान बोलते हैं कि एक ऐसा डिसाइपल से लड़ना चाहता है जो इस वक्त कमजोर हालत में है, ऊपर से एक ची कंडेंसेशन वाले डिसाइपल से फेयरली फाइट करने का हिम्मत नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात है। इधर ये चन मन में सोचता है कि अगर हम इस कमजोर हालत में सरवाइव कर ले तो इस हारा हुआ मैच को जीत सकते हैं। इधर जियांग वो बोलता है कि चलो देखते हैं तुम कितने देर तक टिक सकते हो, और इसी के साथ वो अपना फैन जैसे दिखने वाले वेपन से ऊपर आसमान की तरफ एक अटैक लॉन्च करता है, जिससे बहुत सारे लेजर बीम्स येचन की तरफ गिरने लगता है। इसे देखकर येचन थोड़ा घबरा जाता है और डॉज करने का कोशिश करता है, पर उसे डॉज करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी उसे एक पिल का याद आता है और वो सडनली उस पिल को निकाल लेता है और वो खा नहीं पाता और उन अटैक्स की वजह से ज़मीन में गिर जाता है। पर जियांग वो येचन को बिना टाइम देते हुए दोबारा से एक अटैक लॉन्च कर देता है, जिसका नाम है सनसेट फिंगर, जिससे उसके फिंगर में बहुत सारे लेज़र बीम्स निकलने लगते हैं जो सीधा येचन को हिट करने की कोशिश करने लगता है। पर येचन उसे डॉज करने का लगातार कोशिश करता रहता है। तभी जियांग वो बोलता है कि देखते हैं तुम कब तक डॉज कर सकते हो। पर एट द एंड येचन को एक हिट पड़ ही जाता है, जिस वजह से वो फेंका जाता है। फिर येचन बोलता है कि तुम मरने वाले हो जब हम रिकवर हो जाएंगे। फिर येचन खड़ा होता है तो जियांग वू एक और अटैक लॉन्च करते हुए बोलता है कि तुम भागना चाहते हो यहाँ से, और अपने टॉर्नेडो जैसे अटैक में येचन को बांध लेता है और बोलता है तुम भाग नहीं सकते, और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी फैटी पीछे से जोर से चिल्लाते हुए जियांग वू का नाम पुकारता है और उससे बोलता है कि तुम रेन यांग पीक के फर्स्ट ट्रू डिसाइपल होकर एक ची कंडेंसेशन वाले से फेयरली फाइट नहीं कर सकते। तुम में इतना भी हिम्मत नहीं है। तुम्हें तो शर्म आना चाहिए। अभी क्यों एक एरोगेंट गाय एक डरपोक की तरह दिख रहा है? क्या तुम्हें एक ची कंडेंसेशन स्टेज वाले मरते हुए डिसाइपल को हर्ट करते हुए शर्म नहीं आ रहा? ये सब सुनकर तो जियांग वू का तो मुंह ही बन जाता है। इधर ये चैन भी तब तक अपने आप को उसके अटैक से छुड़ा लेता है। ये देखकर जियांग वू बहुत चिढ़ जाता है और बोलता है कि आज तुम पक्का मरोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ अपना खून का एक ड्रॉप अपने वेपन पर गिरा देता है, जिससे उसके वेपन का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तभी वो एक अटैक को लॉन्च करता है जिसका नाम है रेनबो एकम्पनाइज सन, जिसे देखकर येचन बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या एक किलर मूव। और इसी के साथ वो अटैक येचन को किसी थंडर की तरह हिट करने लग जाता है, जिसके वजह से येचन के नाक से खून भी निकलने लगता है। और ऐसे ही वो अटैक बार बार येचन को लगता रहता है, पर येचन उस अटैक को सहते हुए काउंट करने लगता है और बोलता है 5, 4। तभी जियांग वो बोलता है तुम अब तक नहीं मरे, और अपना पावर को बढ़ा देता है। तभी येचन 3, 2, 1 गो बोलता है और अचानक ही अपने फुल पावर को रिलीज कर देता है, जिस वजह से उसके आँख से फायर तक निकलने लगता है। इसका मतलब यह है कि उसका पूरा पावर रिकवर हो गया। तभी ये सब देखकर चूजवान मन में बोलती है कि बहुत अच्छे बच्चे, तुमने मुझे आज दोबारा से चौंका दिया। तुम अगर आज ये कंपटीशन में हार भी जाओ और इनर डिसाइपल ना भी बन पाओ, तो भी तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाई हो गए। तभी ये चंद बहुत सारे थंडर पाम से अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि लो अब इसका मजा लो, जो कि बिल्कुल बहुत सारा टूटता हुआ तारे की तरह जियांग वू के ऊपर गिरने लगता है। ये सब देखकर एल्डर डाओ जुआन चूजवान से बोलते हैं कि लिटिल सिस्टर, आपने जिस डिसाइपल को चूज किया है वो काफ़ी वाइल्ड है। तो चूजवान बोलती है कि वो वाइल्ड नहीं है, बस इसमें एक ऐसा इच्छा शक्ति है जिसे हराया नहीं जा सकता। इसमें जीतने का जुनून है, एक इनविंसिबल फाइटिंग स्पिरिट है। इधर जियांग वो अपने यांग फिंगर अटैक से येचेन का थंडर पाम अटैक को काउंटर करने का कोशिश करता है,
पर ये चेन का पावर इतना ज़्यादा था कि वो उसके अटैक को काउंटर नहीं कर पाता और उसके अटैक से हिट हो जाता है, जिस वजह से वो ज़मीन में रगड़ाते हुए काफ़ी पीछे फेंका जाता है। तभी ये चेन देखता है कि जियान वू फिर से खड़ा हो गया है, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे से बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और इसी के साथ दोनों हवा में जंप करते हुए एक दूसरे के साथ क्लोज कॉम्बैट करने के लिए चला जाता है। जहां पहला स्ट्राइक करते हुए ये चेन उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, तो जियांग वू भी रिटर्न में ये चेन के फेस पे एक मुक्का मार देता है। इधर यूवर फाइट को देखकर बहुत शॉक हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या एक ची कंडेंसेशन का डिसाइपल एक ट्रू डिसाइपल के ट्रू एनर्जी का सामना कर सकता है? ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हें अभी तक सपोर्ट कर रहा है ये चेन? इधर फैटी भी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें आज ड्रिंक का ट्रीट दूंगा। इधर फैटी के साथ जो डिसाइपल था वो भी खुश होते हुए बोलता है कि गुड जॉब बच्चे। इधर की हाउ और उसके साथ वाले को भी ये सब देखकर सदमा लग गया था और मन ही मन सोचता है कि इट्स इम्पॉसिबल, ये चेन काफ़ी लंबे समय से ट्रू डिसाइपल से लड़ रहा है, इसके बावजूद भी उसे कोई हरा नहीं पा रहा, ऐसे कैसे? इधर ये चेन एक जोरदार मुक्का मारते हुए जियांग वू को खुद से दूर फेंक देता है, जिसे देखकर जियांग वू चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये चेन बोलता है कि चलो दोबारा से आओ। फिर दोनों एक दूसरे पर एक एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे दोनों का बहुत सारा ब्लड निकल जाता है और कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि दोनों थक कर स्टेज पर गिरा हुआ है। ये देखकर तो सभी डिसाइपल्स का शॉक के मारे हालत ही बुरा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि क्या ये ड्रॉ हो गया? तो दूसरे डिसाइपल बोलता है कि दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, मुझे तो यही लग रहा है। तो तीसरा बोलता है कि जो भी इस वक्त खड़ा हो जाएगा वही विनर कहलाएगा। तभी ये चेन खड़ा हो जाता है और जिसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि ये चेन इज़ द विनर। इसी के साथ ये पार्ट खत्म। तो गाइज मिलते हैं अगले अपडेट में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें।